नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना नर जनन भाग पुमंग के बारे में। पुमंग होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है, जिसमें नर युग्मक लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। और किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन होता है, यानी कि लघु बीजाणु या नर युग्मक का निर्माण होता है, इसके बारे में प्रीवियस सेशन में डिटेल से स्टडी करवाया गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे जायांग के बारे में। जायांग होता क्या है? तो जायांग पुष्प का मादा जनन भाग होता है और इसी के बारे में आज के वीडियो में डिटेल्स में बात किया जाएगा। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। जो भी चीजें होंगी जायांग से रिलेटेड सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट बताई जाएंगी ताकि समझ में आए। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन और जायांग के बारे में स्टडी किया जाए। जायांग होता क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। जायांग पुष्प का मादा भाग है जो एक या एक से अधिक अंडकों यानी कि स्त्री केसरों से मिलकर के बना होता है। यानी कि जायांग एक अंडकों या स्त्री केसरों का समूह होता है। अब कहेंगे कि इसमें जो अंडप या स्त्री केसर है क्या, तो जायांग की इकाई है और इसी में मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका? तो मादा युग्मक का निर्माण होता है। प्रीवियस सेशन में पुष्प की संरचना के बारे में बताया गया है। पुष्प होता क्या है, थोड़ा सा हम पुष्प के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ध्यान देने वाली बात होगी पुष्प के बारे में। तो पुष्प के स्ट्रक्चर में जो है चार मुख्य चीजें होती है। चार मुख्य चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती हैं, यही जो है आप लोगों को बताया गया है। फिर से हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे बाहर इस तरह से पत्ती जैसी संरचना होती है, इसी को बाह्य दल कहा जाता है। क्या है ये? तो बाह्य दल है। उसके बाद से इस तरह से चौड़ी पट्टी जैसी संरचना होती है जो कि रंगीन होती है, इसको नाम दिया जाता है दल। उसके बाद से यहाँ पे ये संरचना आप लोगों को बना करके दिखाया गया था जब पुष्प की संरचना के बारे में वर्णन हो रहा था। तो यहाँ पे ये वाली जो संरचना है इसको पुंकेसर कहा जाता है और पुंकेसरों के समूह को बोला जाता है पुमंग। ठीक है, पुंकेसरों के समूह को बोला जाता है क्या चीज? तो पुमंग। और यही क्या है? नर भाग है। क्या है? पुष्प का नर भाग। और इसी के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल्स में स्टडी करवाया गया। किसके बारे में? पुमंग के बारे में, नर जनन भाग के बारे में पुष्प का। अब बात करते हैं कि यहां से यहां तक की जो ये रचना होती है, ये बीच में नली जैसी और यहाँ पे फूली हुई रचना, बाहर खुली हुई रचना होती है, इसी को बोला जाता है जायांग। जायांग इसकी इकाई है स्त्री केसर या अंडप। क्या है? अंडप। यही क्या है? तो मादा जनन भाग है। क्या है? तो मादा जनन भाग है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जायांग के कितने भाग होते हैं। तो जायांग के मेनली 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को बोला जाता है वर्तिकाग्र। देखते रहना है, पिछले वीडियो का रिवीजन भी हो जाएगा। क्या है ये? तो वर्तिकाग्र है, यानी कि स्टिग्मा है, स्टिग्मा। उसके बाद से ये जो नली जैसी संरचना दिख रही है इसको बोला जाता है वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका, यानी कि स्टाइल, स्टाइल। उसके बाद से ये जो फूली हुई संरचना है यही है अंडाशय। अंडाशय इंग्लिश में बोला जाता है ओवरी। ठीक है, तो देखना यहाँ पे जो जायांग होता है मादा जनन भाग होता है और इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं। एक है वर्तिकाग्र, दूसरा है ये नली जैसी रचना वर्तिका, स्टाइल, और एक ये जो फूली जैसी रचना है ना, इसे बोला जाता है अंडाशय। अंडाशय में बहुत सारे इस तरह की संरचनाएं हो सकती हैं। एक या एक से अधिक बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हो सकती हैं। देखते रहना है यहाँ पे। इस तरह से बहुत सारी संरचनाएं हो सकती है। तो ये जो संरचना है इसी को बोला जाता है बीजांड। क्या कहते हैं?
बीजांड कहा जाता है। देखते रहना यहाँ पे, यानी कि ओव्यूल, ओव्यूल इसी के अंदर होता है मादा युग्मक, इसी के अंदर होता है मादा युग्मक। इसी के बारे में डिटेल्स में स्टडी किया जाएगा। तो पुंकेसर के बारे में पढ़ लिया गया है। अब हमें जायांग के बारे में पढ़ना है। जायांग होता क्या है? तो जायांग मादा जनन भाग होता है किसी भी पुष्प का, और इसकी अनेक संरचना होती है, और उसी की इकाई को बोला जाता है अंडप या स्त्री केसर। तो यहाँ पे यदि एक पाया जा रहा है ये वाला जायांग, तो इसको बोला जाएगा अंडप या स्त्री केसर। जब इसका समूह है, जब इसका क्या है, समूह है, तो इसको बोला जाएगा जायांग। तो जायांग ही क्या है? जायांग ही आपका पुष्पीय पौधों का मादा जनन भाग है, जिसमें कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। और इसी के बारे में जानकारी दिया जाएगा आज के वीडियो में कि किस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण होता है, और ये जायांग की जो रचना है या अंडप की जो रचना है उसके अंदर जो ये बीजांड बन रहा है, इसकी किस प्रकार की रचना है, इसी के बारे में आज के वीडियो में बात होगा। बस आपको जुड़े रहना है। ये पुष्प की संरचना हमने पहले भी बना रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और जाना जाए कि ये जो बीजांड है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बीजांड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम जानेंगे अब। तो इसी को हमें पढ़ना है जायांग के बारे में, यानी कि जायांग मादा भाग है पुष्प का, और उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इसी को हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। ठीक है, देखते रहना है। यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट जानकारी दी जाएगी, जो भी दी जाएगी इस पुष्प की संरचना के बारे में। ठीक है, हमने क्या किया, बीच से जो ये जायांग वाला भाग है यानी कि अंडप है, यानी कि स्त्री केसर है, उसको हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, उसको निकाल लिया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। अभी हमने बताया क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। स्टिग्मा ये जो नली जैसी रचना है इसको बोला जाता है वर्तिका। वर्तिका स्टाइल, स्टाइल। उसके बाद से ये जो फूली हुई संरचना है इसको कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय यानी कि ओवरी। स्ट्रक्चर को देखते रहना है, किसको क्या कहा जा रहा है इसको देखते रहना है। यदि आप इस वीडियो को देख लिए तो पुष्प में, पुष्प के मादा भाग में क्या क्या चीजें होती हैं ये सब आप जान जाएंगे और याद भी हो जाएगा। देखते रहना है यहाँ पे। अब ये जो अनेक प्रकार के बीजांड है किसके अंदर, अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर ये जो ओव्यूल पाए जा रहे हैं, बीजांड पाए जा रहे हैं, इसमें से हम किसी एक बीजांड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा पाएंगे। ठीक है, तो उसी बीजांड का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान देना है। बीजांड का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे देखते रहना है। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने एक बीजांड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक बीजांड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि यही वाला है बीजांड, क्या है, बीजांड है, यानी कि इसी को कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि जो ये बीजांड है, बीजांड जहाँ पे इस अंडाशय से यानी कि ओवरी से जुड़ा हुआ है उसे बोला जाता है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल। तो ये जो फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंत कहाँ पे जुड़ा रहता है, तो अंडाशय से, यानी कि बीजांड का वह भाग जो कि अंडाशय से जुड़ा है उसी को कहते हैं बीजांड वृंत। और बीजांड वृंत का वह भाग जो कि बीजांड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, बीजांड से जुड़ा है, उसको बोला जाता है नाभिका। क्या कहते हैं, नाभिका, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोला जाता है हीलम। क्या चीज, तो हीलम। आगे बढ़ते हैं और इस स्ट्रक्चर के बारे में जाना जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये बीजांड है कई आवरण युक्त होता है, 2 आवरण युक्त होता है या 1 आवरण युक्त होता है या आवरणहीन होता है। तो यहाँ पे हमने 2 आवरण बनाया हुआ है, यह एक आवरण है और एक आवरण ये है।
तो बाहर वाला आवरण को बोला जाता है बाह्य अध्यावरण। अध्यावरण इंग्लिश में कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। और उसके बाद से ये वाला अंदर वाला जो भाग है इसको बोला जाता है अंतः अध्यावरण। अध्यावरण इसको इंग्लिश में बोला जाएंगे इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट। तो यहाँ पे बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण कहेंगे, आउटर इंटेगुमेंट, और आंतरिक आवरण को बोला जाएगा अंतः अध्यावरण यानी कि इनर इंटेगुमेंट। तो ये रहा बीजांड का आवरण। अब बात किया जाए कि ये जो बीजांड है दो अध्यावरण युक्त हो सकता है, एक अध्यावरण युक्त हो सकता है, या हम कहें कि अध्यावरणहीन हो सकता है। तो यदि यह एक अध्यावरण युक्त हो, क्या हो, एक अध्यावरण युक्त, तो ऐसे बीजांड को कहा जाता है, एक अध्यावरण युक्त हो तो ऐसे बीजांड को कहते हैं एक अध्यावरणी। एक अध्यावरणी बीजांड। बीजांड इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिटेगमिक। टेगमिक ओव्यूल। ओव्यूल। और इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण क्या होगा, तो सूर्यमुखी, सूर्यमुखी गेंदा। इसमें जो है अध्यावरण, ये जो बीजांड होते हैं एक अध्यावरणी होती है यानी कि यूनिटेगुमेंट ओव्यूल होता है। ये जो बीजांड होते हैं इसमें एक अध्यावरण पाया जाता है। उसके बाद से ऐसे बीजांड जिसमें कि अध्यावरण पाया ही नहीं जाता है, आवरण पाया ही नहीं जाता है, तो उसे बोला जाता है अध्यावरणहीन। दूसरे पेन से लिख देते हैं अध्यावरणहीन बीजांड। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एटेगमिक। एटेगमिक ओव्यूल। ओव्यूल। और इसका एक उदाहरण हो जाएगा क्या, उदाहरण लोरेंथस। लोरेंथस, इसके साथ साथ चंदन। तो यहाँ पे लोरेंथस और चंदन ये कैसे पौधे हैं, ऐसे पौधे जिसके बीजांड पर आवरण नहीं होता है, आवरणहीन होते हैं। इसके साथ साथ सूर्यमुखी गेंदा ऐसे पौधे होते हैं जिसका बीजांड एक आवरण युक्त होता है। अधिकांशतः पौधे दो आवरण युक्त होते हैं। अधिकांशतः पौधों का बीजांड जो है क्या होता है, दो आवरण युक्त होता है। और ये जो बीजांड है दो आवरण युक्त है तो इसको बोला जाता है द्विअध्यावरणी। द्विअध्यावरणी बीजांड। बीजांड। और इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा बाइटेगमिक। टेगमिक ओव्यूल। बाइटेगमिक ओव्यूल। तो ये रहा बीजांड के बारे में जानकारी। यदि बीजांड एक आवरण युक्त हो तो उसको एक अध्यावरणी बीजांड कहा जाता है, यूनिटेगमिक ओव्यूल। और यदि बीजांड में आवरण ही न हो तो उसको बोला जाएगा अध्यावरणहीन बीजांड, और इसको बोला जाएगा एटेगमिक ओव्यूल। जैसे कि ये लोरेंथस और चंदन में होता है ऐसा बीजांड जिसमें कि दो आवरण पाया जाता हो। कितने आवरण, दो आवरण, तो उसको बोला जाता है द्विअध्यावरणी बीजांड यानी कि बाइटेगमिक ओव्यूल। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि ये होता क्या है। अब चलते हैं बीजांड के अंदर। तो बीजांड के अंदर वाला जो ये पार्ट है ना, इसको बोला जाता है बीजांड काय। बीजांड काय, इसे इंग्लिश में कहेंगे न्यूसेलस। न्यूसेलस। तो ये जो बीजांड काय है, बीजांड के अंदर क्या होता है कि बीजांड के अंदर मृदु उत्तकीय कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि मृदु उत्तकीय कोशिकाओं का बना भाग होता है जिसे बोला जाता है बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस। इसके अंदर इस तरह से थैलीनुमा संरचना होती है और इस थैलीनुमा संरचना को बोला जाता है, क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक।
तो ये वाली जो थैलीनुमा संरचना है ये एम्ब्रियोसैक है। भ्रूणकोश जिससे बना होता है वो किससे, तो गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बना होता है। ठीक है, तो ये अंदर की जो रचना होती है बीजांडकाय मृदु ऊतकीय पेरेनकाइमेटस सेल से ये बना होता है, न्यूसेलस। और ये वाली जो थैलीनुमा संरचना है इसे भ्रूणकोश कहा जाता है, एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। और यह जिससे बना होता है किसके द्वारा, तो गुरु बीजाणु के द्वारा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे यह भ्रूणकोश, जब आपको नर भाग बताया जा रहा था पुमंग के बारे में, तो वहां पे आया था क्या चीज, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष अलग है और भ्रूणकोश अलग है, एक ही चीज नहीं है। तो भ्रूणपोष के बारे में बताया गया है नर जनन भाग में यानी कि पुमंग में। यहाँ पे आ रहा है क्या चीज, तो भ्रूणकोश। ठीक है, तो ये जो भ्रूणकोश होता है गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। आगे बताया जाएगा गुरु बीजाणु क्या है। और यहाँ पे जो ये बीजांड का यानी कि न्यूसेलस है, इसमें ये क्या होता है कि बहुत सारी मृदु ऊतकीय कोशिकाओं का समूह होता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो अध्यावरण है, अध्यावरण जहां पे अपूर्ण होते हैं, देखा जाए यहाँ पे अपूर्ण है, तो जहां पे ये अपूर्ण होते हैं उसको नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं, तो बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल। तो ये बीजांड द्वार जहां पे ये दोनों अध्यावरण अपूर्ण होते हैं तो उसको बोला जाता है बीजांड द्वार। और जहां पे ये जो अध्यावरण है बनना शुरू होता है, जहां पे यहां से बनना शुरू हो रहा है, तो इस एरिया को बोला जाता है निभाग। निभाग यानी कि चला जा, चला जा। तो यहाँ पे यह है निभाग, जहां से बीजांड आवरण, बीजांड आवरण यानी कि बाह्य अध्यावरण अंत अध्यावरण का निर्माण शुरू होता है, उस भाग को बोला जाता है निभाग यानी कि चला जा। और ठीक इसके विपरीत साइड में होता है बीजांड द्वार, इसी को बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अब बात करते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि बीजांड द्वार के जो विपरीत साइड में होता है उसको बोला जाता है निभाग। अब इसके अंदर भ्रूणकोश के अंदर यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं तीन कोशिकाएं, यहाँ पे 3 कोशिकाएं होती है और बीच में 2 कोशिकाएं जुड़ जाती हैं, 2 केंद्रक युक्त बन जाती हैं। कितने, तो 2 केंद्रक युक्त। तो इनका अपना नाम है। ये वाली जो कोशिका है ना, 3 कोशिका, इसको बोला जाता है प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका, इंग्लिश में कहेंगे इसे एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद से ये जो बीच वाले हैं, बीच वाले, इसको बोला जाता है क्या चीज, तो इसको हम लेकर के चलते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस। तो बीच में जो 2 केंद्रकीय एक कोशिका होती है उसी को नाम दिया जाता है ध्रुवीय केंद्रक। इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद से ये जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो बीच वाली कोशिका है, बीच वाली कोशिका, इसको नाम दिया जाता है अंड कोशिका। अंड कोशिका यानी कि एग सेल। एग सेल, यही मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। उसके बाद से जो ये दोनों साइड में पाई जा रही हैं कोशिका, ये जो दोनों साइड में इसकी है, इसको नाम दिया जाता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका, सीनर गेट्स। तो ये है सहायक कोशिका यानी कि सीनर गेट्स। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर था, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर जो है बताया जा चुका है। फिर से एक बार हम इसे रिपीट करेंगे। यहाँ पे जो ये फूली हुई संरचना दिख रही है, यही है आपका क्या चीज, तो जायांग, जो कि पुष्प का क्या है, मादा भाग है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है स्टिग्मा। उसके बाद से ये जो नली जैसी रचना है इसे बोला जाता है वर्तिका, इंग्लिश में बोला जाता है स्टाइल।
उसके बाद से इसी के अंदर बहुत सारे इस तरह की संरचना होती है जिसे बोला जाता है बीजांड, और एक बीजांड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। यही क्या है? बीजांड है। बीजांड आवरण युक्त होता है। क्या होता है? आवरण युक्त। एक आवरण युक्त हो सकता है, उसको एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं, यूनिटेगमिक ओव्यूल बोला जाता है, जैसे कि सूर्यमुखी गेंदा। और ये अध्यावरणहीन भी हो सकता है, ऐसा बीजांड जिसमें आवरण ही नहीं हो तो ये आवरणहीन हो सकता है, और इसको बोला जाएगा एटेगमिक ओव्यूल, जैसे कि लोरेंथस चंदन। उसके बाद से यदि दो आवरण पाया जा रहा है, दो आवरण, तो उसको बोला जाएगा द्विअध्यावरणी बीजांड, यानी कि बाइटेगमिक ओव्यूल। तो यहाँ पे द्विअध्यावरणी बनाया गया है। अधिकांश पौधों के पुष्पों में ऐसा ही बीजांड देखने को मिलता है। तो इसके सबसे बाहरी आवरण को बोला जाता है आउटर टेगमेंट, यानी कि बाह्य अध्यावरण, और भीतरी आवरण को बोला जाता है इनर टेगमेंट, और इंग्लिश इसको हिंदी में बोला जाता है अंतः अध्यावरण। आगे बढ़ते हैं और देखा जाए, ये जो आवरण जहां पे अपूर्ण होते हैं उस भाग को बोला जाता है बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोफाइल। और उसके बाद से ये आवरण जहां से निर्मित होते हैं उसको बोला जाता है निभाग, यानी कि चलाजा। अब ये जो बीजांड है, ये जो बीजांड है जहां पे इस अंडाशय से जुड़ा है, किससे? अंडाशय से, इस भाग को हम कहते हैं बीजांड वृंत, यानी कि फ्यूनिकल। और ये जो बीजांड वृंत जहां से इस बीजांड से जुड़ा है इसको बोला जाता है नाभिका, यानी कि हिलम। अब आगे चलते हैं, जहां पे ये बीजांड अपूर्ण होते हैं, उस जहां पे ये आवरण अपूर्ण होते हैं उसको बीजांड द्वार कहा जाता है, यानी कि माइक्रोफाइल कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत दिशा में जहां से ये आवरण बीजांड आवरण निर्माण होना शुरू होता है उसको कहते हैं निभाग, यानी कि चलाजा। अब देखा जाए कि यहाँ पे बीजांड के अंदर वाले भाग को बीजांडकाय कहते हैं, यानी कि न्यूसेलस कहते हैं, जो कि मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसमें थैलीनुमा संरचना होती है, इसको बोला जाता है इम्ब्रियो, यानी कि भ्रूणकोश, इम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूणकोश। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर है। यहाँ पे भ्रूणकोश शब्द यूज किया जा रहा है, और यही नर के लिए किया गया है तो भ्रूणपोष किया गया होगा, ये बात याद रखनी है। उसके बाद से क्या है? उसके बाद से इसके अंदर जो भ्रूणकोश है, इसके अंदर निभाग के साइड में 3 कोशिका होती है, बीजांड द्वार के साइड में 3 कोशिका होती है, और एक द्विकेंद्रक युक्त कोशिका बीच में होती है। तो जो निभाग के साइड में 3 कोशिका होती है उसको बोला जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं, यानी कि एंटीपोडल सेल्स। और उसके बाद से नीचे बीजांड द्वार के साइड में 3 कोशिका होती है, उसके बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं। और ये जो 2 साइड में कोशिका है इसको बोला जाता है सहायक कोशिका, यानी कि सिनर्गेट्स बोला जाता है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, बीच वाले जो द्विकेंद्रकी कोशिका है उसे बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। तो ये रहा यहाँ पे पूरा जायांग भाग का अध्ययन। जायांग में ये 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड का स्ट्रक्चर भी हमने दिखा दिया। अब हम जानेंगे क्या? बीजांडों के प्रकार। क्या चीज? तो बीजांडों के प्रकार। लेकिन सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेना है जायांग, यानी कि गाइनोसियम, और इसमें लिखना है जायांग पुष्प का मादा भाग है जो एक या एक से अधिक अंडकों यानी कि कार्पल्स या स्त्रीकेसरों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक अंडक में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना है अंडक का निचला फूला हुआ भाग, ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है, यानी कि ओव्यूल पाया जाता है। अंडक के ऊपर एक पतली नली समान रचना वर्तिका यानी कि स्टाइल होती है, तथा वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के समान रचना वर्तिकाग्र होती है। अंडक पुष्प का मादा जननांग है। अंडक पुष्प का मादा जननांग है। तो ये जो पूरा अंडक की स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये क्या है? अंडक है। अंडक यानी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर, इसी को अंडक बोला जाएगा, इसी को स्त्री केसर कहा जाएगा,
यानी कि कार्पल्स बोला जाएगा। तो ये पूरा स्त्रीकेसर का संरचना है, एक अंडप का संरचना दिखाया गया है। बाद में जब निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है ना, तो निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद ये अंडाशय फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फल में। और ये जो बीजांड है ना, ये बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक है, तो अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। लेकिन निषेचन के बाद, अभी तो निषेचन हमने दिखाया नहीं, निषेचन की क्रिया आगे बताना बाकी है। तो उसी में एक लाइन लिख लेना है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद से आगे हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड का वह भाग जहां से वह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नाभिका कहते हैं। फिर आगे से लिखना है, बीजांड के अंदर अधिकांशतः भाग मृदु उत्तकीय कोशिकाओं का बना होता है जिसे बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस कहते हैं। प्रत्येक बीजांड एक या दो आवरणों से ढका होता है। बाहर का आवरण बहि अध्यावरण तथा अंदर का आवरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। बाहर का आवरण बाह्य अध्यावरण यानी कि आउटर इंटेगुमेंट और अंदर का आवरण जो है इनर इंटेगुमेंट कहलाता है। जो बीजांड दो आवरण युक्त होते हैं उसे द्विअध्यावरणी बीजांड यानी कि बाइटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। उसके बाद से लिखना है, जो बीजांड एक आवरण युक्त होता है उसे एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं, यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा सूर्यमुखी गेंदा। या जो बीजांड आवरणहीन होते हैं उसको अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं, एटेगमिक ओव्यूल बोला जाता है, जैसे कि लोरेंथस, चंदन आदि। फिर आगे से लिखना है, अधिकांशतः बीजांड द्वि आवरण युक्त होते हैं, द्वि अध्यावरण युक्त होते हैं। फिर लिखना है, बीजांड के अग्र भाग पर आवरण अपूर्ण होता है, आवरण अपूर्ण होता है जिसे बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक इसके विपरीत दिशा में जहां से आवरण निर्मित होते हैं उस भाग को निभाग यानी कि चलाजा कहा जाता है। उसके बाद से बीजांड के अंदर वाले भाग को बीजांडकाय न्यूसेलस कहा जाता है, जो कि मृदु उत्तकीय कोशिकाओं का समूह होता है। उसके अंदर थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं यानी कि एम्ब्रियोसैक कहते हैं। फिर लिखना है कि भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है कि निभाग के साइड में 3 कोशिकाएं होती हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। उसके बाद से बीजांड द्वार के साइड में 3 कोशिका होती है जिसके मध्य की कोशिका को अंड कोशिका यानी कि एग सेल कहते हैं, और साइड वाली 2 कोशिकाओं को बोला जाता है सहायक कोशिका यानी कि सिनरगिड्स कहा जाता है। फिर देखना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे 3 कोशिकाओं का समूह है, अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं, ये क्या होती हैं? तो इसको बोला जाता है एग एपार्टस यानी कि अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से लिखना है कि जो भ्रूणकोश होता है वह 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। और स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे 3 कोशिका है तो 3 केंद्रक, यहाँ पे 3 कोशिका है तो 3 केंद्रक, 6 केंद्रक हो गए। और बीच में एक कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं तो 8 केंद्रक हो गया, और कोशिका की संख्या है 7। तो जो ये भ्रूणकोश होता है वो क्या होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। अब हम जानेंगे क्या बीजांड के प्रकार, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चीज को नोट करना है और बना भी लेना है। अब हम जानेंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? तो बीजांड में कुछ मुख्य चीजें होती हैं और उसी की स्थिति के आधार पर बीजांड को 6 भागों में बांटा गया है। ये मुख्य चीजें क्या है? तो बीजांड वृंत, निभाग व बीजांड द्वार। तो बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार की स्थिति क्या होती है, इसी के आधार पर बीजांड को 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? रिजु या आर्थोट्रोपस यानी कि आर्थोट्रोपस। दूसरा है प्रतीप या इसी को बोले जाते हैं एनाट्रोपस। तीसरा अर्ध प्रतीप या हेमीट्रोपस। चौथा कैम्पाइलोट्रोपस। छठा एम्फीट्रोपस और छठा हो जाता है सर्सिनोट्रोपस।
तो ये कुल 6 पार्ट है, 6 प्रकार है किसके, तो बीजांड के। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, तो रिजु या आर्थोट्रोपस। तो ये बीजांड एकदम सीधे होते हैं और इसमें जो ये बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत, और ये वाला जो है निभाग है, निभाग, और ये क्या है, तो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ये तीनों एक सीध में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। एक तो सीधा ये होता है और दूसरी बात कि इसमें बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इस तरह के बीजांड को बोला जाता है रिजु या आर्थोट्रोपस बीजांड। ठीक है, आर्थोट्रोपस बीजांड। उसके बाद से यही चीज 1 नंबर दिखाया गया है, ये पहला है। यहां पे देखते हैं दूसरा, तो इसमें जो है बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे के सीध में होते हैं, उल्टा होता है। सबसे पहली बात कि यह बीजांड उल्टा होता है और ये जो निभाग है, ये वाला एरिया निभाग, और ये वाला जो एरिया है क्या है, बीजांड द्वार, एक दूसरे के सीध में होते हैं, लेकिन बीजांड वृंत एक दूसरे के सीध में नहीं होता है, बीजांड वृंत अलग होता है। तो जब निभाग व बीजांड द्वार एक दूसरे के सीध में होते हैं और यह उल्टा बीजांड है, तो इस तरह के बीजांड को बोला जाता है प्रतीप या एनाट्रोपस। दूसरा यहाँ पे लिख दिया गया है प्रतीप या एनाट्रोपस। ये जो स्ट्रक्चर है सभी में आया हुआ है। यही क्या है, भ्रूणपोष है, बताया गया है, यही क्या है, भ्रूणपोष है, याद रखना है। अभी स्ट्रक्चर में बताया गया भ्रूणपोष के बारे में। बात करते हैं तीसरा, ये वाला तीसरा क्या है, तो अर्ध प्रतीप या हेमीट्रोपस, अर्ध प्रतीप या हेमीट्रोपस। इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह से जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे के सीध में होते हैं, लेकिन इस प्रकार होते हैं कि बीजांड वृंत से 90 डिग्री का, कितने का, 90 डिग्री का समकोण बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के सीध में होते हैं और इसके साथ 90 अंश का समकोण बनाते हैं। तो इस तरह के बीजांड को बोला जाता है अर्ध प्रतीप या हेमीट्रोपस, अर्ध प्रतीप या हेमीट्रोपस। उसके बाद से जो अगला आता है चौथा, वो क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। तो ये है क्या, कैम्पाइलोट्रोपस। बस तो कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है कि ऐसा बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है और बीजांड द्वार व निभाग इसमें भी एक दूसरे के सीध में होते हैं। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और बीजांड द्वार व निभाग एक दूसरे के क्या होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। तो इस तरह के बीजांड को बोला जाता है कैम्पाइलोट्रोपस। ये नंबर है कौन सा, तो चौथा। उसके बाद से पांचवा आता है क्या, एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस। ये कैसा बीजांड है, तो यह बीजांड भी थोड़ा सा मुड़ा होता है और इसमें भी क्या होता है, तो बीजांड द्वार व निभाग एक दूसरे के सीध में होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, सीध में होते हैं। और अंदर का जो ये भ्रूणपोष है ये भी क्या होता है, मुड़ा होता है, वो भी क्या होता है, घोड़े की नाल की तरह मुड़ा होता है। तो इस तरह के बीजांड को बोला जाता है एम्फीट्रोपस बीजांड। क्या कहते हैं, एम्फीट्रोपस बीजांड। उसके बाद से आता है सर्सिनोट्रोपस बीजांड। तो यह बीजांड उल्टा होता है, लेकिन इसका बीजांड वृंत कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा होता है कि पूरे बीजांड को ही, पूरे ये निभाग और बीजांड द्वार और निभाग को ही घेर लेता है। कौन, बीजांड वृंत। ये बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत, और इसमें ये जो बीजांड वृंत है कुछ बड़ा होता है, तो इसी को बोला जाता है सर्सिनोट्रोपस। तो कहने का मतलब है कि बीजांड वृंत, निभाग तथा बीजांड द्वार की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर जो ये बीजांड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। रिजु या आर्थोट्रोपस, इसमें पहला जो चित्र है वह इसी का है। उसके बाद से दूसरा प्रतीप या एनाट्रोपस, ये दूसरा नंबर फिगर दिख रहा है। अर्ध प्रतीप या हेमीट्रोपस, ये तीसरा नंबर जो कि बताया गया 90 डिग्री का कोण बना रहा है बीजांड द्वार व बीजांड वृंत के मध्य। उसके बाद से चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, बीजांड वृंत थोड़ा सा मुड़ा होता है
बीजांड थोड़ा सा मुड़ा होता है, लेकिन निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे के सीध में होते हैं। पांचवा एम्फीट्रोपस, इसमें भी क्या होता है कि बीजांड मुड़ा होता है, निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे के सीध में होते हैं, और अंदर का जो ये भ्रूणपोष है वो भी घोड़े की नाल की तरह मुड़ा होता है। उसके बाद से छठा होता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ये छठा नंबर, ये पांचवा लिख देते हैं और ये क्या है छठा नंबर। तो इसमें बीजांड वृंत इतना लंबा होता है कि पूरे बीजांड को ही घेर लेता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ आपका क्या चीज, तो बीजांड के प्रकार। तो आप लोगों को हेडिंग बना लेना है बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, और इसमें लिखना है बीजांड वृंत, निभाग तथा बीजांड द्वार के तुलनात्मक स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। उसके बाद से पहला हेडिंग बनाना है रिजु या अर्थोट्रोपस, रिजु या अर्थोट्रोपस, और इसमें लिखना है इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। इसका उदाहरण लिख लेना है, इसका उदाहरण होगा पोलीगोनम, रोमेक्स, पाइपर, पान तथा सभी अनावृत बीजी में जो है इस प्रकार का क्या पाया जाता है, रिजु अर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड पाया जाता है। उसके बाद से दूसरा हेडिंग बना लेना है प्रतीप या एनोट्रोपस, और इसमें लिखना है यह जो है उल्टा बीजांड है। कैसा बीजांड है, तो उल्टा बीजांड है जिसमें बीजांड द्वार व निभाग एक दूसरे के सीधे में होते हैं, जैसे टमाटर, गुड़हल, कुकुरबिट्स, सूरजमुखी, मटर, सेम, चना। उसके बाद से तीसरा हो जाएगा हेमीट्रोपस, ये वाला हेमीट्रोपस यानी कि अर्ध प्रतीप, और इसमें लिखना है इसका निर्माण अर्थोट्रोपस बीजांड के 90 डिग्री मुड़ जाने के कारण होता है। कहने का मतलब है कि अर्थोट्रोपस से जब ये 90 डिग्री मुड़ जाता है ना, तो इसका निर्माण होता है जिसमें बीजांड द्वार व निभाग एक दूसरे के सीध में होते हैं और बीजांड वृंत से 90 अंश का समकोण बनाते हैं। उदाहरण हो जाएगा रेननकुलेसी, उदाहरण हो जाएगा उसका रेननकुलेसी, और ये इसके लिए फिगर है। चौथा लिख लेना है कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, और इसमें लिखना है इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा होता है जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, अतः बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समीप आ जाता है। बीजांड द्वार बीजांड वृंत के क्या आ जाता है, समीप आ जाता है यहाँ पे। तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, क्रूसीफेरी यानी कि सरसों, मूली आदि पौधों में जो है इस प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। इसके लिए चौथा नंबर फिगर होगा। पांचवा एम्फीट्रोपस, कौन सा, तो एम्फीट्रोपस, और इसमें लिखना है इस प्रकार के बीजांड में बीजांड काय के साथ साथ भ्रूणकोश में भी वक्रण आ जाता है, यानी कि ये भ्रूणकोश में वक्रण आ जाता है। किस प्रकार से, तो घोड़े की नाल के समान भ्रूणकोश मुड़ जाता है, जैसे कि कैप्सेला में, जैसे कि कैप्सेला में। तो इसके लिए ये पांचवा फिगर हो जाएगा। और छठा जो है सर्सिनोट्रोपस, छठा नंबर, और इसमें लिखना है इसमें क्या होगा, तो इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत में अतिवृद्धि होती है जिससे यह बहुत लंबा होकर बीजांड को घेर लेता है, जैसे कि नागफनी और कैक्टेसी में। तो ये रहा बीजांड के प्रकार। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बीजांड के प्रकार भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे के टॉपिक में हम जानेंगे गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। अभी तो हमने परिचय कराया मादा जनन भाग से, जिससे बोला जाता है जायांग, और उस जायांग के अंदर की जो रचना होती है बीजांड, बीजांड के बारे में विस्तार से बताया गया। अब हम जानेंगे क्या, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, यानी कि गुरु बीजाणु जनन। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, अगले वीडियो में गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।